धराली आपदा को लेकर सीएम धामी अलर्ट मोड पर। सीएम धामी पहुंचे आपातकालीन परिचालन केंद्र देहरादून। अधिकारियों से ली रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने की प्रेस वार्ता। विधायक सुमेश सिद्धेश और पूर्व विधायक संजीव आर्य रहे मौजूद। जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर जीतने में किया दावा। पथरी में मोबाइल रिपेयर को लेकर बवाल। बीच सड़क पर जमकर चले लाठी डंडे। दोषियों के खिलाफ जांच जुटी पुलिस। नक्सली देवभूमि को लेकर प्रशासन अलर्ट। लक्कर में नशा तस्करों पर पुलिस ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई। नक्सली कैप्सूल के साथ तस्कर गिरफ्तार। और पथरी में सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस सख्त। 15 घंटे के अंदर एक आरोपी गिरफ्तार। 2 आरोपी अभी भी चल रहे फरार। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख करते हैं जहां पर हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने की है प्रेस वार्ता। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं यहां पर। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने की प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता में विधायक सुमेश सिद्धेश और पूर्व विधायक संजीव आर्य रहे उपस्थित। नैनीताल में पुष्पा नेगी को जिला पंचायत अध्यक्ष और देवकी बिष्ट को बनाया उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर किया जीत का दावा। कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या में जिला पंचायत सदस्यों का समर्थन। पार्टी अधिकृत प्रत्याशी की होगी जीत। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी अपना रही हर हथकंडे। जनता का विश्वास खो चुकी बीजेपी। धनबल और बाहुबल के आधार पर बीजेपी जीतना चाहती है चुनाव। बीजेपी को नहीं दिखाई दे रही जमीनी हकीकत। 2027 में बनेगी कांग्रेस की सरकार। धन्यवाद जी। और जैसा उन्हें कभी शनिवार की तारीख जितना युवक कांग्रेस में जिन्होंने अपनी की पहचान बनाई है, देश में यात्री के रूप में भारत जोड़ो यात्रा में आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ जिन्होंने प्रतिभाग किया है, हमारे सम्मानित प्रिय भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री चाहते हैं प्रदेश की भारतीय जनता। लेकिन दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी जनादेश को न तो स्वीकार करनी है और हमें अपनी बात नहीं समझ पा रही है। आज हालात इस प्रदेश में इस तरह के बन चुके हैं, सबकी बात के वाकिफ है। चाहे वो प्रमुख क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, चाहे वो जिला पंचायत के सदस्य हो, चाहे वो हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवार हो, चाहे वो हमारे प्रमुख के उम्मीदवार हो, हर हथकंडे भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार कर रही है, चलाने का काम कर रही है और धमकाने का काम कर रही है, जांच कर रही है। ये समझ नहीं पा रही कि जनता सब कुछ देख रही है। तो इस तरह का बर्ताव, जिस तरह का प्रक्रिया है, उसको दरकिनार करके पूरे 12 जनपदों में इन्होंने कुचेष्टा की है। इसी तरह से हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के ग्राम घिस्सूपुरा में मोबाइल रिपेयर को लेकर हुए सड़क पर बवाल हो गया है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद गुस्से में आकर बीच सड़क पर लाठी डंडे चलने लगे। इस दौरान हुई मारपीट का वीडियो किसी ने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई। पथरी थाना पुलिस ने मौके की स्थिति का जायजा लिया और दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और वीडियो के आधार पर सभी आरोपियों की पहचान कर सख्त कदम उठाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि के सपने को साकार करने के लिए प्रदेश भर में नशा तस्करों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार जनपद में एसएसपी प्रवीण डोभाल के निर्देशानुसार जनपद को नशामुक्त बनाने और अवैध मादक पदार्थों के तस्करों की कमर तोड़ने के विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में लक्सर पुलिस ने चेकिंग के दौरान युवाओं के नशे का जहर घोलने वाले नशा तस्कर को अवैध नशीले कैप्सूलों के साथ दबोचा है। नशा तस्कर के कब्जे से 104 ग्राम अवैध नशीले कैप्सूल बरामद हुए। आरोपियों के विरुद्ध कोतवाली लक्सर पर एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। नशा तस्कर का नाम फरमान है और वो सुल्तानपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत लक्सर का ही रहने वाला है। और फिलहाल यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हर घर तिरंगा आज एक राष्ट्रीय जन भागीदारी अभियान बन चुका है। देश की हर कोने में इस अभियान की गूंज सुनाई दे रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड भी इस अभियान में देशभक्ति की एक अनूठी मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। राज्य में गांव से लेकर शहरों तक विद्यालयों, महाविद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा रंगोली, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, रैलियां, तिरंगा मेला व प्रदर्शनी एवं ध्वजारोहण समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। आइए हम सब इस राष्ट्रीय जन भागीदारी आंदोलन के गौरवान्वित स्वयं सेवक बने। इस अभियान के अंतर्गत 15 अगस्त तक अपने अपने घरों, कार्यालयों और आस पड़ोस में तिरंगा फहराएं। अब बारी है आपकी भागीदारी की। गर्व से सेल्फी लें और www.harghartiranga.com पर अपलोड करें। ये केवल एक उत्सव नहीं, ये राष्ट्र के प्रति हमारा प्रण है। हमारा स्वतंत्रता दिवस हमारे तिरंगे और हमारे राष्ट्र की प्रगति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का समय है। पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमें हर घर तिरंगा फहराना है। आइए हर घर तिरंगा अभियान को जन जन का उत्सव बनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। धराली आपदा को लेकर विधायक प्रीतम सिंह का आया बयान। ये खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर धराली की आपदा अत्यंत दुखदायी, आपदा प्रबंधन और राहत बचाव कार्यों में सरकार हुई विफल, सरकार के प्रति आपदा प्रभावितों में आक्रोश, पीड़ितों को 5000 रुपए देकर सरकार ने जले पर नमक छिड़कने का किया है कार्य, प्रभावितों को नुकसान के अनुरूप देनी चाहिए धनराशि, आपदा की को गंभीरता से ले सरकार, आपदा प्रबंधन को सरकार करे मजबूत। मनुष्य के हाथ की बात नहीं है, सरकार के हाथ की बात है। आपदा आती है, लेकिन आपदा के बाद त्वरित गति से जो है कार्य होना चाहिए। वहां कार्य हो रहा है, चल रहा है, लेकिन लोगों में आक्रोश है। एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें लोग जो सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी करने का काम कर रहे थे। उससे परिलक्षित होता है कि जो व्यवस्थाएं सरकार को वहां करनी चाहिए थी वो संभवतः नहीं हो पाई। और जो लोगों का आक्रोश था उस बात को लेकर के था कि अहेतुक जो धनराशि है वो 5000 रुपया देने की बात हुई। तो स्वाभाविक बात है, इतनी बड़ी आपदा आई है और उसके बाद सरकार जो है जले पे नमक छिड़कने का काम कर रही है। मात्र जो है 5000 की अहेतुक राशि देकर के लोगों में आक्रोश होना स्वाभाविक था। सरकार को चाहिए था कि वहां पर जो है जो नुकसान हुआ है उस नुकसान के अनुरूप जो है सहायता की बात करें। अभी हम वहां गए थे, उन्होंने इस चीज को नजदीक से देखा है। हम तो सरकार से एक ही अपील करना चाहते हैं, एक ही बात कहना चाहते हैं, ये घटना घटित हुई है जो बहुत दुखद है, हृदय विदारक है और सरकार जो है इसको गंभीरता से ले और देवी आपदा प्रबंधन को मजबूत करने का काम करे।
तो वहीं पुलिस मुख्यालय में डीजीपी दीपम सेठ की बैठक की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी दीपम सेठ की बैठक, प्राकृतिक आपदा और राहत बचाव कार्यों की हुई उच्च स्तरीय समीक्षा, सर्च और रेस्क्यू अभियान में लाई तेजी, सभी अधिकारियों से राहत और बचाव कार्यों के लिए जानकारी, अधिकारियों को दिए निर्देश, 24 घंटे सभी रहे अलर्ट मोड पर, प्रत्येक गतिविधियों की रियल टाइम रिपोर्टिंग करे सुनिश्चित, कहना डीजीपी का। ड्रोन, थर्मल इमेजिंग कैमरे और डॉग स्क्वाड जैसी उपयोगी तकनीक से सर्च अभियान में लाएं तेजी, गहरे खतरनाक और सल क्षेत्रों को सुरक्षा की दृष्टि से तत्काल करे रेड फ्लैग। एसडीआरएफ, फायर, पीएसी और पुलिस के जवान धराली और हर्षिल घटनास्थल पर रहे, लापता व्यक्तियों की सटीक सूची करे तैयार, सूची के आधार पर खोज अभियान में लाएं तेजी। दूसरे चरण में सर्च अभियान पर रहे विशेष फोकस, ठोस रणनीति बनाकर खोज अभियान में लाई तेजी, घटनास्थल पर पुलिस के जवानों द्वारा किए गए कार्यों की करी प्रशंसा। सामूहिक दुष्कर्म मामले में हरिद्वार पुलिस ने क्विक एक्शन लेते हुए 15 घंटे के अंदर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। बता दें कि पीड़ित के परिजन ने थाना पथरी में तहरीर दी। तहरीर में बताया कि धनपुरा पथरी निवासी 3 युवक उनकी बेटी को एक फैक्ट्री के पास बने सुनसान मकान में उठाकर ले गए, जिसके बाद तीनों युवकों ने पहले नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और फिर पकड़े जाने के डर से लड़की को मकान की छत से जान से मारने की नीयत से नीचे फेंक दिया। शिकायत पर थाना पथरी पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। प्रकरण नाबालिग से जुड़ा होने के कारण संवेदनशीलता को देखते हुए कप्तान परमेंद्र सिंह डोभाल ने स्वयं घटना का संज्ञान लेते हुए आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के आदेश दिए। एसपी देहात शेखर सुयाल के निकट पर्यवेक्षण में कई पुलिस टीमें गठित की गई। पुलिस टीमों ने साक्ष्यावलोकन और कुशल मैनुअल पुलिसिंग करते हुए मुख्य आरोपी अरविंद को 15 घंटे के भीतर रेलवे स्टेशन पथरी से दबोचने में सफलता हासिल की। आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम जुटी है। और फिलहाल रुके ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे यहां से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हर घर तिरंगा आज एक राष्ट्रीय जन भागीदारी अभियान बन चुका है। देश की हर कोने में इस अभियान की गूंज सुनाई दे रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड भी इस अभियान में देशभक्ति की एक अनूठी मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। राज्य में गांव से लेकर शहरों तक विद्यालयों, महाविद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा रंगोली, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, रैलियां, तिरंगा मेला व प्रदर्शनी एवं ध्वजारोहण समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। आइए हम सब इस राष्ट्रीय जन भागीदारी आंदोलन के गौरवान्वित स्वयंसेवक बने। इस अभियान के अंतर्गत 15 अगस्त तक अपने अपने घरों, कार्यालयों और आस पड़ोस में तिरंगा फहराएं। अब बारी है आपकी भागीदारी की। गर्व से सेल्फी लें और www.harghartiranga.com पर अपलोड करें। ये केवल एक उत्सव नहीं, ये राष्ट्र के प्रति हमारा प्रण है। हमारा स्वतंत्रता दिवस हमारे तिरंगे और हमारे राष्ट्र की प्रगति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का समय है। पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमें हर घर तिरंगा फहराना है। आइए हर घर तिरंगा अभियान को जन जन का उत्सव बनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। धराली आपदा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर धराली आपदा को लेकर सीएम धामी अलर्ट मोड पर। सीएम धामी पहुंचे आपातकालीन परिचालन केंद्र देहरादून, अधिकारियों से ली रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी, राहत बचाव कार्यों को लेकर की समीक्षा, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश, रेस्क्यू अभियान में लाए और तेज, अन्य स्थानों में भी सड़कें जल्द करें दुरुस्त, धराली और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का करें आकलन। उत्तराखंड के लिए ये चुनौतीपूर्ण समय, सीएम धामी का कहना है। सरकार कर रही प्रभावितों की हर संभव मदद, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में 3 दिन तक डटे रहे मुख्य सेवक धामी, राहत बचाव कार्यों की लगातार कर रहे निगरानी, पल पल की ले रहे हैं अपडेट।
खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। कमल, धराली में जो आपदा आई थी उसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी अब लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां हमने देखा कि खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर 3 दिन रुके लोगों से बातचीत की, तो वहीं अब दूसरी तरफ अधिकारियों से भी लगातार समन्वय बना के जो है कार्य कर रहे हैं। हाँ, संदेह बिल्कुल सही है। कहें तो जब ये आपदा यहाँ पर आई और मंगलवार का दिन था और लगभग अगर हम कहें तो 1:30 बजे का जो वक्त था, उसके बाद कुछ ही सेकंडों में कहें तो 28 से 30 सेकंड में कई जिंदगियां खत्म हो गई, कितने होटल्स खत्म हो गए, कितने मकान खत्म हो गए, क्या स्थिति बन गई जो आज तक भी एक बहुत बड़ी चुनौती राज्य सरकार के लिए और एजेंसियों के लिए बनी हुई है, जो राहत एजेंसियां हैं वहां पर। तो कहें तो मंगलवार का वो दिन था और आज कहें तो रविवार हो चुका है, 6वां दिन आज चल रहा है। वहां पर जो लोग फंसे हुए थे उनको तो हेलीकॉप्टरों से, चिकनूर हेलीकॉप्टर, आर्मी के हेलीकॉप्टर और हेलीकॉप्टरों से उनको लगभग सुरक्षित निकाल लिया गया। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती जो राज्य सरकार के लिए और जो एजेंसियों के लिए है वो यही है कि कैसे वहां की व्यवस्थाओं को दोबारा से सुचारू रूप किया जा सके और जो वहां पर मकान क्षतिग्रस्त हो गए, दब गए, जो होटल्स दब गए और उस मलबे में जो मिसिंग बताई जा रही है वो अभी तक नहीं पता चल रहा है कि कहाँ दबे, क्या स्थिति है, क्या नहीं है। उन सबको ढूंढना और मलबे को हटाना ये सबसे बड़ा चुनौती है और इसके लिए कई तरीके की टेक्निक जो है, नई टेक्निक को आजमाया जा रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हैदराबाद से एक नई टेक्निक बनवाई है, उसमें उसका इस्तेमाल किया जा रहा है ड्रोन का, और साथ ही डॉग स्क्वाड, उन कुत्तों को वहां पर लगाया गया है कि जो स्मेल के आधार पर जो बताते हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं। अब ये सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कैसे जो मिसिंग लोग हैं उनको ढूंढा सके और जब तक वो डेड बॉडी उन लोगों की नहीं मिलती तब तक आप क्लियर नहीं कर सकते, कोई मुआवजा नहीं मिल सकता और ये नहीं कह सकते कि इतनी डेथ हो गई, कैजुअल्टी हो गई है। तो कुल मिला के कहें ये सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार ने राहत मदद जरूर करी है। 5 लाख रुपए जो जिनको कैजुअल्टी हुई है उनके परिवार को मिलेंगे और 5 लाख रुपए जिनके क्षतिग्रस्त हो गए हैं मकान उनको दिए जाएंगे और भी देखा जाएगा समय पे क्या इनकी मदद हो सकती है। और साथ ही सबसे बड़ी बात है जो वहां लोग हैं जिनका सारा जीवन यापन खत्म हो, व्यापार खत्म हो गया, उनको अगर सरकार ने कहा है कि 6 महीने का राशन सरकार की तरफ से उनको निःशुल्क वहां पर दिया जाएगा। तो कई तरह की चुनौतियां राज्य सरकार के लिए वहां पर हैं। और हम कहें तो जिस दिन ये आपदा आई थी मुख्यमंत्री जी बाहर थे, आंध्र प्रदेश के दौरे पर थे और रात तक यहाँ पहुंचे और अगले दिन ही वो वहां पर घटनास्थल पर चल गए और 3 दिन तक वहां डटे रहे जब तक व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं होगी, लोगों को निकाल नहीं गया। और मैं ये कहता हूं कि आज फिर वो जब यहाँ पर जो परिचालन केंद्र है देहरादून वो वहां पर पहुंचे हैं, पूरा फीडबैक अधिकारियों से लिया है, एक एक चीज के लिए इंस्ट्रक्शंस दिया है, अलग अलग तैयारियां की है। पुलिस मतलब हर तरीके से अब यही अभियान चलाया जा रहा है जो मिसिंग है उनको ढूंढा जाए और दोबारा से उस जिंदगी को दोबारा से पटरी पे लाया जाए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब यही देखते हैं ये चुनौती राहत जो वहां राहत कर्मी लगे उनके लिए और सरकार के लिए बहुत बढ़िया। अब कितना सरकार इसमें सफल होती है, क्या होश होती है। विपक्ष भी वहां पर पहुंचा था, वो भी लगातार इस तरह की बातें कर रहा है। सरकार का यही कहना है कि इससे राजनीति का समय नहीं है, सेवा भाव का समय है, वो भी सहयोग करे। सरकार भी अलग अलग तरीके से आकलन कर रही है। वहां पर एक 3 सदस्यीय समिति भी बनाई गई है कि कितना नुकसान हुआ उसका आकलन करेगी। जो वहां सेब की खेती होती थी बहुत ज्यादा, उसका बहुत नुकसान हो गया, उसका आकलन करेगी। तो कई चुनौतियां अब सरकार के लिए यहाँ पर हो गई है। अब इस सरकार को इन चुनौतियों से पार करना है और उन लोगों को जो मिस हो गए उनको ढूंढना और साथ ही राहत सामग्री पहुंचाना, मुआवजा देना और दोबारा से जिनका व्यापार खत्म हो गया उनका शुरू करवाना, उनका दोबारा से जिंदगी लौटे। ये सब चुनौतियां हैं। अब ये चुनौतियां जो हैं वो सरकार के लिए हैं। अब ये देखते हैं कैसे धीरे धीरे आगे समय में कितनी चुनौतियां धीरे धीरे खत्म होती नजर आती है। बिल्कुल कमल, एक तरफ तो सरकार के सामने तमाम तरह की चुनौतियां हैं। सरकार पहले ही विपक्ष से कह चुकी कि राजनीति ना करें, समर्थन करें ताकि जो वहां जो प्रभावित है उन लोगों को ही मदद पहुंचे, राजनीति से ऊपर उठकर बात करें। लेकिन अभी हमने देखा कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो खुद इस पर मतलब तमाम जो नेता दूसरे हैं वो भी यहां पर राजनीति करते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि चाहे वो सहायता राशि की बात हो या किसी और मुद्दे की बात हो, अभी भी इन चीजों से उभरना नहीं चाह रहे। हाँ बिल्कुल, कहें तो प्रमुख विपक्षी दल है यहाँ पर और उनके प्रदेश अध्यक्ष जो करण मेहरा
वो भी वहां पर पहुंचे थे और काफी कठिन परिस्थिति में वहां पहुंचे थे। लगभग 40 से 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर वो पैदल चल के वहां पर पहुंचे थे। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और आप बीती वहां की सुनाई है। वहीं प्रीतम सिंह जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, विधायक है चक्रोता से, उन्होंने चीज किया। तो कई तरह की अब चीजें मैंने कहा ना चल रही है। और आप कहें तो 19 तारीख से सत्र भी शुरू हो रहा है गैरसैंण का, वहां पर भी ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा सत्र के दौरान भी। तो कई चीजें हैं। मैंने कहा ना सरकार के लिए लगातार बहुत चुनौती है। अब इन चुनौतियों को सरकार कैसे कैसे धीरे चुनौती से लड़ती है और उनसे पार पाती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो कई चीजें हैं, अधिकारी लोग लगे हुए हैं, सेना के जवान, आईटीबीपी के जवान, एसडीआरएफ, उत्तराखंड पुलिस के जवान, हम उनको धन्यवाद देते हैं। कैसे विकट परिस्थितियों में, कैसे विषम परिस्थितियों में वहां पर अपनी जान जोखिम रखकर राहत बचाव कार्यों में लगे हुए हैं। ये एक उनकी बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि अब मैंने कहा ना सबसे बड़ी यही अब चुनौती है जो मिसिंग लोगों उनको ढूंढना और दोबारा से पुरानी जिंदगी उनकी लौटाना। जिस हिसाब से वहां लोग व्यापार करते ये करते थे, ये बहुत बड़ी कठिन चुनौती है। और राज्य सरकार के लिए, पुष्कर सिंह धामी के लिए कम है। अब यही देखना कैसे ऐसे चुनौतियां धीरे धीरे वो स्वीकार करके इन चुनौतियों को पार करते हैं और खत्म करते हैं। बिल्कुल कमल, अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की करें तो मौसम क्या कुछ चुनौतियां लेकर खड़ा हुआ है अभी रेस्क्यू ऑपरेशन के सामने? सबसे बड़ी बात थी कि अगर मैं कहूं तो जो रोड्स ब्लॉक थी जो पर वहां पर टूट गया था, क्योंकि यातायात सड़क मार्ग बिल्कुल अव्यवस्थित हो गया था। अब बताया जा रहा है कि जो पुल मेन जो गंगावली वाला पुल था वो तैयार हो गया, पर उसमें कब तक लोड होकर गाड़ियां निकल सकती हैं इसमें अभी देखना होगा। ट्रायल चल रहा है। और साथ ही जो आगे जो सड़कें क्षतिग्रस्त हैं उनको फिर आगे जाके तैयार किया जाएगा, जिससे सड़क मार्ग चालू किया जा सके और बड़ी मशीनें और रसद मार्ग उसके थ्रू जा सके। क्योंकि हेलीकॉप्टर सेवा जो होती है वो मौसम खराबी के कारण रुक जाती है, लेकिन हेलीकॉप्टर सेवा ने इस बार बहुत ज्यादा साथ दिया। जैसे ही मौसम खुला और वहां से लोगों को निकालने का काम किया गया और काफी लोगों को निकाल लिया गया है। कुछ ही अब रह गया होगा, लगा अंतिम चरणों में लोगों रह गया होगा। पर अब जो वहां पर एजेंसियां वहां पहुंचेंगी, जो वहां पहुंच चुकी है, अब उनकी परीक्षा शुरू हो गई है कि जो चीजें हैं लोगों की, जो लोग परेशान है कि हमारे ये लोग नहीं मिल रहे, हमारा वह बताया जा रहा है। लिस्टें तैयार की जा रही है, कौन कौन से लिस्ट जो मिसिंग लोग हैं, अब उन्हीं से खोजबीन जारी होकर सबसे बड़ा अभियान वही शुरू होगा। जो लापता लोग हैं उनको ढूंढने का जो ऑपरेशन चलेगा वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा एजेंसियों के लिए। बिल्कुल कमल, अगर बात करें आपदा के और तमाम चीजों को लेकर, जिस तरह से जो है वहां इतना बड़ा नुकसान हुआ है, फसल खराब हुई है, खासकर सेब की अगर बात करें तो सेब का कारोबार बहुत ज्यादा चलता था वहां पे, तो उन चीजों को बचाने के लिए क्या कुछ चुनौतियां सामने आने वाली है प्रशासन और साथ ही सरकार के सामने? तो गंगोत्री धाम यहाँ पर पड़ता है। गंगोत्री धाम से जो लोग आते जाते थे यहाँ पर रुकते थे। यहाँ एक मार्केट भी होती थी। मैंने कहा ना लगभग 20 से 25 होटल थे, होम स्टे थे और भी कई बड़ा प्राकृतिक सौंदर्य भी वहां पर था। और सबसे बड़ी बात है सेबों की बहुत बड़ी खेती उस एरिया में होती थी, जो सारी चौपट हो चुकी है, होटल तबाह हो चुके हैं, होम स्टे खत्म हो चुके हैं, लोगों का व्यापार खत्म हो चुका है और जो लोगों के घर थे वो भी सारे बलबे में दब चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। दोबारा से कैसे उनको पटरी पे लाना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि भले सहायता राज्य सरकार द्वारा दे रहे, पर वो कितनी मदद स्थापित होगी, कितना उससे वो उभर सकते हैं उस सहायता से, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पर सरकार का भी एक दायरा होता है कि कितना वो दे सकती है, कितना जो मानक होते हैं उसके आधार पे किया जाता है। तो मैंने कहा ना चुनौतियां कई हैं। और कहें तो हमारा उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल हो, ये आपदाग्रस्त अगर कहें तो ये पूरा स्टेट माना जाता है। और समय समय पर हम यहाँ देख सकते हैं लगातार आपदाएं आती, कभी छोटी आती हैं, बड़ी आती हैं, लेकिन हर मानसून में ये स्थितियां उत्पन्न रहती हैं। तो इन आपदाओं से कैसे उतरना है, उभरना है इस स्टेट को, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। प्लानिंग बहुत की जाती है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं इतनी बड़ी आपदा आती है, वो सारी प्लानिंग खत्म हो जाती है और बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जिसको सब लोगों को झेलना पड़ता है। बिल्कुल कमल, और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से जो आपदा आई है उससे जो और नुकसान जो हुआ है, चाहे वो सड़क मार्ग बाधित होने की बात करें या दूसरे नुकसान की बात करें, उसको लेकर अभी क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं? मैंने कहा ना कि अब सबसे पहले यही प्रयास किया जा रहा है जो सड़क मार्ग है उसको जल्दी से जल्दी खोला जा सके, सड़कें तैयार किए जा सके। जब कोई टूट गया उसको ऐसा वैली ब्रिज बनाया गया है कि कितना लोड उस वहां से क्रॉस हो सकता है, ये सारी चीजें देखनी है। और लगातार मैंने कहा ना बीआरओ और सेना के जवान इस काम में लगे हुए हैं।
और बहुत एजेंसियां लगी हुई जल्दी जल्दी रोड से आ रहा हो, क्योंकि मशीनें वहां भी नहीं जा पा रही हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर से इतनी मशीनें नहीं जा पाती हैं। जब तक रोड प्रॉपर चैनल ना बन जाए वो चीजें नहीं। तो सब मैंने कहा ना, बड़ी चुनौतियां हैं। भले ही आपदा 28 सेकंड में सब कुछ खत्म, लेकिन उस चीज को संभालने के लिए बहुत समय लगेगा। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।